दूसरे चरण के मतदान होने में बस अब कुछ दिनों का वक्त रह गया है। अभी तो कुछ ही घंटे बाकी है जब नेता आखिरी बार जाकर और अपने मतदाताओं के बीच एक कॉन्फिडेंस जो है पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उधर सैम पित्रोदा जो है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, राजीव गांधी के जिगरी दोस्त और कांग्रेस ओवरसीज के प्रेसिडेंट, एक फॉर्मूले की याद दिलाते हैं। और आप क्रोनोलॉजी समझिएगा। इधर राहुल गांधी कहते हैं कि हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। प्रियंका गांधी कहती हैं कि मेरे भाई जो कह रहे हैं कि हम सबकी संपत्ति का ब्यौरा लेंगे। और तीसरी तरफ सैम पित्रोदा एक फॉर्मूला बताते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स वाला। वो ये कहते हैं कि आपकी जो संपत्ति है, मान लीजिए 100 रुपए, उसमें से आप कुछ प्रतिशत अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन 55% जो है वो सरकार वापस ले लेती है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। आपने ये सिरा पकड़ा और दूसरा सिरा सैम पित्रोदा का अगर जोड़ा तो क्या निकल कर आता है? तो ये निकल कर आता है कि इस देश में अमीर होना सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। ये निकल के आता है कि गरीबी को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। जितने भी जानकार हैं इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के, वो ये कहते हैं कि इससे जो भी आगे आकर कंपटीशन के जरिए या अपने क्रिएटिविटी के जरिए पैसा कमाने की कोशिश करता है, उसमें उदासीनता आएगी। वो क्या करेगा? वो ये काम नहीं करेगा। वो कहेगा कि आखिर में आप संपत्ति का ब्यौरा लेंगे और सब में एक बराबर बांट ही देंगे, तो फिर क्यों इतनी मेहनत करनी? पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और फिर राजनीतिक लड़ाई जो कि सामाजिक लेवल तक चली गई है उसे समझने की कोशिश कीजिए। सारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवाऊंगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पीएम मोदी ने संपत्ति बंटवारे के जिस पॉइंट को पकड़ा, उसी पॉइंट पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारों में बवाल मच गया। सबसे पहले सुनाते हैं कि आखिर सैम पित्रोदा ने क्या कहा। There is an inheritance tax. So if let's say one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. दरअसल सैम पित्रोदा ने अमेरिका में चलने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया है। देश में पहले से ही संपत्ति पर सियासी पारा गर्म है, तो बीजेपी भला कहां चूकने वाली थी। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। बवाल बढ़ा तो सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर सफाई दी, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। मंगलसूत्र और मुसलमान पर घिरी कांग्रेस को संपत्ति ने नई विपत्ति में डाल दिया है। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश सैम के बयान को उनकी निजी राय बता रहे हैं। साथ ही दावा कर रहे हैं कि पार्टी से उनके बयान को कोई वास्ता नहीं है। सैम पित्रोदा अब सफाई दे रहे हैं, कांग्रेस उनके बयान से किनारा कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या दूसरे चरण से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को एक और बड़ा मुद्दा थमा दिया है? क्या सैम के बयान से बीजेपी को चुनाव में फायदा मिलेगा? सैम पित्रोदा के बयान से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? सैम का बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगा? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकमंच के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव
माधव आनंद जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट पहली बार गूंज में हमारे साथ यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ खेतों से सीधा अब डिबेट में आ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला, खुद एक जाने माने बिजनेसमैन है, कांग्रेस का समर्थन करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सीपीआई के विवेक श्रीवास्तव, जिस विचारधारा से विवेक साहब ताल्लुक रखते हैं, उसी विचारधारा का जिक्र इस वक्त जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उस कड़ी को जोड़ते हुए आगे की तरफ ले जाते हुए या फॉर्मूला बताते हुए सैम पित्रोदा नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तहसीन पूनावाला आपसे कर रही हूँ। मतलब अब तो मुझे लगता है कि आपको अपने बिजनेस को ब्रेक लगा देना चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर बिजनेस कीजिए कि मत कीजिए, सबकी संपत्ति जो है वो एक समान हो जाने वाली है। क्यों जबरदस्ती का एक्साइटमेंट, क्यों जबरदस्ती की मेहनत, क्यों जबरदस्ती की भागदौड़? क्योंकि साल के अंत में राहुल जी ने तो फॉर्मूला बता ही दिया है क्या होगा। बड़ों से पैसा लेंगे, जिन्होंने अपनी कह दीजिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनसे पैसा लेंगे और फिर वो सब में आपस में बांट देंगे। तो भाई आप मेहनत काहे करें फिर? थैंक यू रूपिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला इसलिए। लेकिन दो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। सुबह जब मैंने ये बयान पढ़ा, एक्चुअली मुझे सुबह एक बहुत सीनियर वरिष्ठ ऑफिसर ने ये बयान भेजा, और जब मैंने देखा मैं खुद हैरान था इसे देखकर। और मैंने जो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप है जो भी है, उनसे मैंने व्हाट्सएप पे मैंने उनको ये बयान भेजा, और इमीडिएटली कांग्रेस ने कहा कि ये सही नहीं। अब सैम ने जो बात कही नहीं कही, उसने व्यक्तिगत तौर से कही, इसमें कांग्रेस का नहीं, इसके मैनिफेस्टो में दिखा है। अब बार बार मेरी एक हिदायत है सैम को, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को, कि कैमरा देखकर एक्साइट मत हो, आप मत बात कीजिए कैमरा के सामने। आपको नहीं आता मीडिया के सामने बात करना तो नहीं करना चाहिए, बट ये लोग वरिष्ठ लोग हैं, ये करते हैं, अब उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं, जहाँ तक मुझे समझ में आता, कांग्रेस ने इसे ऑफिशियली क्लैरिफाई भी किया है। हाँ, लेकिन कांग्रेस की मैं ज़रूर इस चीज़ को मानता हूँ कि कांग्रेस को अपने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को सुधारना चाहिए। सिर्फ लोगों को बॉयकॉट करते उससे कुछ हासिल नहीं होगा। एक्चुअली वो क्या कम्युनिकेट करना चाहती है, पॉजिटिव एजेंडा पे उस पे चलना चाहिए। और लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये आपकी मरहम पट्टी अभी काम नहीं आएगी। मुझे इस फॉर्मूले पर बताइए ना तहसीन पूनावाला, क्या करेंगे इस मरहम पट्टी को लगा के? सुनिए ना रूपिका जी, अब मार दिया सैम पित्रोदा ने। अब फायदा नहीं है ना ये करने से, वो करने से ना हो, नहीं हो पाएगा ना। अब मुझे ये बता, मत कीजिए, मरहम पट्टी हो ही नहीं सकता है। अब ये आपने जो इसे कहते हैं डॉक्टर साहब ने एकदम यहाँ देसी भाषा में कि चीरा बड़ा लगा दिया है, गहरा लगा दिया है। अब उसके बारे में जरा समझा दीजिए। वुंड इज नाउ ओपन, प्लीज एक्सप्लेन। ये है क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि तहसीन पूनावाला जो मेहनत कर रहे हैं, वो जो अलग अलग तरीके से अपना धन जो है मेहनत से इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो इसीलिए अमीर हुए हैं क्योंकि आप जो हैं एक नंबर के बेईमान हैं और आपकी संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है। गरीब होना यहाँ पर ब्लेसिंग है, अमीर होना इस देश में सरासर पाप है, मान लीजिए ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है ही नहीं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है। फाइन। और कांग्रेस, एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी का, पर बात कर रही हूँ, मैनिफेस्टो नहीं, राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे, मैं सैम पे बात नहीं करना चाहता हूँ। कह रही हूँ आज मरहम पट्टी नहीं चल सकती है आपकी। नहीं, मैं सैम पे कर ही नहीं रहा हूँ मरहम पट्टी। राहुल गांधी पर भी बात कीजिए। मैं राहुल गांधी पर ही कर रहा हूँ। अगर आप मुझे मौका दें, मैं राहुल गांधी पर ही कर रहा हूँ। क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। राहुल गांधी कहते हैं वेल्थ को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उसके बारे में सर्वे किया जाएगा, और दूसरी तरफ सैम पित्रोदा जो है एक फॉर्मूला सुझाते हैं। शिवम त्यागी, मैं ना जोड़ूं इन दो सिरों को, क्रोनोलॉजी ना समझूं मैं? शिवम त्यागी नहीं रुबिका जी, आप तो जोड़ ही रही हैं, पूरा हिंदुस्तान भी जोड़ रहा है, और जोड़े भी क्यों ना। मैं तो ये सोच रहा था कि आने वाले समय में हम सब करेंगे क्या, हमारे बच्चे करेंगे क्या, आप ये तो बताइए। जिस तरीके से कहते हैं, सैम पित्रोदा कहते हैं कि 55% जो है वेल्थ जो है उसको डोनेट कर दिया जाना चाहिए, या डेथ के बाद 55% जो है वो स्टेट के पास चला जाना चाहिए, बचा 45% उसको मुझे लगता है वक्फ के जरिए ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि हमारे बच्चे तो भीख मांगेंगे आने वाले समय में, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पारसी हो, पिछड़े हो, दलित हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सब हो वही करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का प्लान तो यही है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि भैया जितना भी पैसा है उसको देखेंगे किसके पास कितना है, उसको लेकर दूसरों को बांटेंगे। ठीक है, अब है किसके पास नहीं है, उनके पास नहीं जो इस देश में घुसपैठी है। अब घुसपैठी कौन है? जो बाहर से आए हैं। वरना अगर मैं रूबिका लियाकत की बात करूं, या फिर मैं बात करूं तहसीन पूनावाला की, या फिर शिवम त्यागी की भी, जो भी हिंदुस्तानी है, उनके माँ बाप ने इतनी पूंजी तो कम से कम जोड़ी होती है कि अपने बच्चे को घर दे दें, अपनी कोई सोने की चीजें हो वो दे दें, लेकिन वो तो सब चला जाएगा तो बचेगा क्या भाई?
हमारे बच्चे क्या करेंगे? और मैं तो कहता हूं कि ये न्यूज 18 के स्टूडियो में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ मत कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी, सैम पित्रोदा मिलकर गुरु और चेला दोनों 100 के 100% संपत्ति आपकी जाने वाली है। बेकार ही मेहनत कर रहा है हर कोई व्यक्ति यहाँ पर, और आप इसको कितना भी कवर करते रहिए। अनुराग भदौरिया, मुझे ये 10 जो सेकंड शिवम और त्यागी तहसील ने कह कहा रहे कि भाई हैं, ऐसा नहीं है, सैम पित्रोदा ने ये सब नहीं कहा, ये हमारे जो है, मैनिफेस्टो में नहीं है। आपको मैनिफेस्टो में एक- तो ये भी नहीं था कि सीए को हटाएंगे, लेकिन वो भी बोला जा रहा है पी चिदम्बरम जी द्वारा। तो मैनिफेस्टो है या नहीं है? कांग्रेस का माउथ पीस खुल्लम खुल्ला आकर इस देश के लोगों को बता रहे हैं कि सब कुछ छीन लेंगे आपसे हम। ओके, तहसीन पूनावाला जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट। अनुराग भदौरिया जी, आप कौन से वाले किसान हैं? गरीब किसान है कि अमीर किसान है? हमारे तो आप देख लीजिए पीछे क्या हालत है। हम तो गांव में हैं, गांव में बैठ के आपके साथ डिबेट कर रहे हैं। पीछे देखिए हमारी भैंस भी बंधी हुई है। सवाल ये नहीं है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। इनके बारे में, इन गांव के बारे कैसे गांव का विकास हो, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करेगी। ये किसान जो परेशान है, अगर मैं आपके कैमरे पे दिखा दूं तो आपको भी बहुत तकलीफ है। अरे सर, ये किसान परेशान, रटा सुनिए रटा है सर, मुझे ये फॉर्मूले की बात कीजिए ना। नहीं देखिए अनुराग जी, पहले फॉर्मूले पे बात कीजिए। मैं हमेशा आपकी बात सुनती हूँ, किसानों की बात सुनती हूँ, हाथरस में महिलाओं के साथ जो हुआ वो बात सुनती हूँ, अलग अलग इलाकों में जो अत्याचार हुए उनके बारे में रोज सुनती हूँ। मैं वापस रिकॉर्ड करके वो जो रिकॉर्डेड है वो चला दूंगी। पहले मुझे फॉर्मूले के बारे में बताइए। अनुराग जी आलिशान घर छोड़ के खेत में बैठ गए, आपकी प्रॉपर्टी भी हो गया, मंजूर नहीं है। सुनाइए, अरे बोलने दीजिए, आप सुनाइए, लेकिन आज फॉर्मूले पर सुनाइए। आप फॉर्मूले पर सुनाइए, सारे गामा पा नहीं, फॉर्मूले पर बात कीजिए। अच्छा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान बदलने की बात करते हैं, कैसे बदलेंगे? आप फॉर्मूला बता दीजिए रूबिका जी, मैं भी जानना चाहता हूँ। चुनाव प्रचार में बीजेपी के नेता कहते हैं ना कि मुझे ज्यादा सीटें चाहिए, हमें देश का संविधान बदलना है। बताइए वो फॉर्मूला क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। तो बीजेपी कन्नी काट चुकी है ना, बताती नहीं ना क्या फॉर्मूला है। तो बिल्कुल, मैं नेक्स्ट राउंड संविधान पर ही बात करूंगी, लेकिन पहले फॉर्मूले पर बात कीजिए। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल सर्वे पर बात कीजिए। देखो मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपको जो कह रहा हूँ सुन लीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो संविधान बदलने की बात करते हैं, उसका भी तो फॉर्मूला में जानना है कि वो फॉर्मूला क्या है। सीधी सी बात है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में ऑफिशियली कहा है, मेरे साथ साझा किया है, हम उसको मानते हैं। उसके बाद जो बातें होती है उसको हम नहीं मानते। अब दूसरी बात सुनिए, हम मुद्दे पे रहेंगे क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी को लगने लगा है कि उनकी हार तय है, इसीलिए वो खोजते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको हम इशू बनाए और आपको मुद्दा दे देते हैं। आप गरम करो इसको। अरे यार, अनुराग जी, जो कांग्रेस की पार्टी, जब बोलने मत दीजिए, अब मुझे बोलने देंगे। कांग्रेस की मैं कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट को मानता हूं। मत दीजिए, नहीं मैं तो बोलने दूंगी। अनुराग जी, सुन लीजिए मेरी बात। अनुराग जी, आप में दम है कि आप ये कह रहे हैं कि इस बात से, इस फॉर्मूले से हम बिल्कुल भी अपने आप को हम एंडोर्स नहीं करेंगे। बढ़िया बात है, मैं बात कर लूं। आपने हिम्मत दिखाई, बोली ये बात। मुझे सुनिए, हाँ कर लीजिएगा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मजबूरी में बोलना पड़ता है। कोई एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा देश वाला एजेंडा है। नहीं, कोई एजेंडा नहीं। बीजेपी जब मैं ये कह रही हूँ, सैम पित्रोदा जैसे लोग जो हैं वो आपको परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सैम पित्रोदा का बयान आपको परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सैम पित्रोदा बीजेपी का एजेंट है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि एजेंडा चल रहा है। क्या सैम पित्रोदा बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं? आप परेशान कर रही है क्योंकि आप बोलने नहीं दे रही, इसलिए आपकी मुझे शंका हो रही है कि आप किसके एजेंडे बता दीजिए। आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। नहीं, अरे आपकी शंका से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी शंका को मैं बिल्कुल 250 ग्राम भी नहीं मानती। आपकी शंका से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप सवाल का जवाब देकर बोलिए। चुप तो रहिए ना। अरे भाई, बीजेपी बोल रहा था, आप नहीं बोल रही थी, मैं बोल रहा हूँ, आप चिल्ला। हाँ ठीक है, मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं है, बोलिए। बात नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी हमारे साथ गठबंधन में है। हमने राष्ट्र के मुद्दों पे उनके साथ गठबंधन किया और हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। उनका जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को हमने पढ़ा, हमारे घोषणा पत्र को उन्होंने कहा, हमारी आरजेडी हमारे साथ है। वो घोषणा पत्र में ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उस पे हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। बाकी क्या चीजें हो रही है इससे कोई लेना देना किसी को नहीं है। हर पार्टी इंडिया गठबंधन अपने मैनिफेस्टो के साथ है।
और मैनिफेस्टो में जो है हम पूरा करेंगे। अगर ओके। हमने बोला है कि महिलाओं को 3000 पेंशन देंगे तो हम गरीब महिलाओं को देंगे। हमने बोला किसानों को 5000 हाँ। रुपए देंगे जिनकी 2.5 एकड़ से कम है तो हम देंगे। लैपटॉप देने की बात की है तो हम देंगे। हमने बोला है ठीक कि है। देश के अंदर में रोजगार की बात होगी तो हम रोजगार देंगे। हमने बोला है देश के अंदर में किसानों की ठीक इनकम है, और ठीक है। MSP की गारंटी मिलेगी तो मिलेगी। ये हमारे मुद्दे हैं और हम करेंगे इस पे। आप बताइए आपको क्या ओके, दिक्कत बढ़िया है? सर। ओके, आप कह रहे हैं जो मैनिफेस्टो में लिखा है अनुराग जी उस बात को आप मानते हैं, बाकी जो अनाप शनाप बोला जा रहा है उस पर आप यकीन नहीं करते हैं। माधव आनंद जी, ये तो भाई चुनावी बयान है, आप लोग सब भी चुनावी बयान दे देते हैं। सैम पित्रोदा ने बोला नहीं बोला, कांग्रेस ने किनारा कर दिया है। अब मान लीजिए ना चुनावी बयान है, सब बोलते रहते हैं, बयान बहादुर वो भी बन लिए। इतना काहे दिल से लगाना इसे? रुबिका जी, प्रधानमंत्री जी ने जो शंका जाहिर की थी वो कोई अनायासी शंका नहीं था और वह शंका साबित हुआ। सैम ने अगर इस तरह का ट्विटर के माध्यम से या एक्स पे जो पोस्ट किया या मीडिया में जो बयान दिया और यूएस लॉ की जो बात की, इससे तो स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पब्लिक रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बोला वही बात तो सैम बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक्सरे की भी बात अगर राहुल गांधी जी करते हैं तो सबसे पहले राहुल गांधी जी अगर कांग्रेस के शुभचिंतक हैं तो कांग्रेस पार्टी का एक्सरे करने की आवश्यकता है कि आखिर कांग्रेस की यह स्थिति क्यों बन गई। आज कांग्रेस, मुझे तो ऐसा डर लगता है रुबिका जी, कहीं इस चुनाव में कांग्रेस रीजनल पार्टी बन के न रह जाए, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति इसी तरह के जैसे। माधव आनंद जी, अब एक बात आप बता दीजिए, अचानक इतना कांग्रेस क्यों हो गया? पहले चरण के मतदान के बाद आप लोग इतना एक्टिव कैसे नजर आए? अभी तो 400 की बात हो रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, राहुल, सैम, क्यों? वजह क्या है? ये जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है? जिस तरह के कांग्रेस के बयान आ रहे हैं और कुछ कांग्रेस के नेता हर चुनाव में, जो अनुराग भाई ने भी कहा, चाहे पहले के जो नेता हुआ करते मणिशंकर अय्यर से लेके सैम से लेके, वो इस तरह के बयान देते ही है जो कांग्रेस का जो है डुबोने का काम करे इलेक्शन में जो है। और अभी इलेक्शन के टाइम में इस तरह की बातें करना, यानी मुझे तो लगता है कि जो अशांति का वातावरण कैसे इंडिया में पैदा हो जाए, कहीं न कहीं कांग्रेस ने बिगुल फूंकने का काम किया है। और मुझे तो लगता है कि रुबिका जी, मैं तो आप कह रहे हैं कि आपकी जो मेहनत है उसको और डबल गति से आगे ले जा रहे हैं कांग्रेस के तमाम बयान बहादुर। विवेक भाई, आप भी इस बात से अग्री करते हैं? रुबिका जी, ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। हम लोग को 400 को क्रॉस करेंगे ही रुबिका जी। 4 जून को आपको भी देखने को मिलेगा कि हम लोग का आंकड़ा क्या होता है। और तो जब ऐसा हो ही रहा था तो सर फिर आपको इन सारी चीजों का इस्तेमाल क्यों करना, घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों कहना पड़ा कि ज्यादा बच्चे जो हो रहे हैं उनको जो है संपत्ति बांट दी जाएगी? वो कहेंगे बयान वो दे रहे हैं, बयान आप भी दे रहे हैं। लेकिन विवेक जी पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं रुक करूंगी। माधव आनंद जी रुक जाएगी। विवेक जी देखिए, पहली चीज है कि जैसा कि तहसीन भाई ने भी क्लैरिफाई किया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी बोला कि ये आधिकारिक और बयान नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये तो पहली चीज है, ना ये उनके मैनिफेस्टो में मेंशन्ड है, इसलिए इसको हम INDIA की तरफ से डिस्कस ना करें। दूसरी बात हो गई, देखिए आपको एक सच्चाई समझनी पड़ेगी कि नेहरूवियन इकोनॉमिक्स पे वापस जाना जरूरी पड़ चुका है और इस वक्त जो सरकार है ये प्रॉप्ड अप बाय द कॉर्पोरेट्स है, ये चीज हम समझते हैं। और जब से भट्टा पारसौल का आंदोलन हुआ था उसमें राहुल गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे एक भूमि अधिग्रहण का बिल पास हुआ था UPA 2 के अंदर। उसके बाद से कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कांग्रेस से भी नाराज है इस देश का। इंडिया गठबंधन की तरफ से ही बात होगी। आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कह रहे हैं वो होगा, हो के रहेगा, वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के समर्थन में हूं और इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर 2 हिंदुस्तान 2 इंडिया बन चुके हैं, एक अमीरों का, एक गरीबों का। कैसे होगी इकोनॉमिक इक्वालिटी, मुझे ये बताइए। आप वो मार्क्सवादी सोच पर कब तक चलते रहेंगे? विवेक जी कैसी बात करेंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप बताइए ना। आप मेहनत कर रहे हैं और सामने वाला बैठा रहे ये सोच के कि कल को आपने जो पैसा इकट्ठा किया है वो घूम फिर के उसके पास तो आ ही जाएगा। जी प्लीज गिव मी 30 सेकेंड्स। देखिए, पहली चीज, इस देश के अंदर 2 व्यवस्थाएं बन चुकी हैं। अमीरों के बच्चों के स्कूल अलग हैं, गरीबों के अलग हैं।
अमीरों के अस्पताल अलग हैं, गरीबों के अलग हैं। अमीरों के घर अलग हैं, अलग तरह की कॉलोनियों में है, गरीब कहीं अलग रहता है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल, और जो मेजोरिटी है वो हैव नॉट्स है। अब आ जाते हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, कनाडा जैसे, वहां पे इक्वालिटी कैसे दी गई है, वहां पे वेलफेयर स्कीम्स हैं। मेरी एक फ्रेंड का लड़का जो स्पेशल चाइल्ड है, उसको फ्री एजुकेशन मिल रही है कनाडा के अंदर। तो आपको कहीं ना कहीं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ये सिर्फ यहां ही नहीं हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में हेवी टैक्सेशन है आजकल, कनाडा में हेवी टैक्सेशन है आजकल, अमेरिका कह रही है इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए। सर, तो आप लोग अचानक कनाडा, फ्रांस, जापान, ये इनहेरिटेंस टैक्स सबसे ज्यादा जापान में सर। मैंने आपको सारे एग्जांपल दिए। लेकिन अभी आप उस जलीस तक पहुंच तो जाइए, विकसित भारत के सपने को पूरा तो कर लीजिए। और उसके ये सड़क अभी मुझे सामने दिखाई दे रही है, इस पर गरीब चले कि अमीर चले कि हिंदू चले कि मुसलमान चले कि औरत चले कि मर्द चले, सबके लिए एक समान है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है सर कि आप जो मेहनत कर रहा है उसका पैसा उठा के और गरीब को दे देंगे और ये उदासीनता का माहौल बनाएंगे कि भाई तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कल को तेरा पैसा लेंगे और दे देंगे बाकियों में। तो क्यों करनी मेहनत, सबके पास आ ही रहा है। मेहनत एक शिवम त्यागी कुछ कह रहे हैं। देखिए मैं इसमें मैं बोलना चाहूंगा। एक सेकंड जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज, शिवम कुछ कह रहे हैं। हाँ, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक इन्होंने कहा कि मैं इस मॉडल का समर्थन करता हूं, साबित होता है। यही बात विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, यही बात उदित राज कह रहे हैं, यही बात सैम पित्रोदा कह रहे हैं, यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और कितना सबूत चाहिए? ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश में आग लगाना चाहते हैं, इस देश को वेनेजुएला बनाना चाहते हैं। ये एजेंडा है इनका, और इसी बात को लगातार मैं कह रहा हूं। और जहां तक विवेक जी की बात है, मैं तो अभी बता रहा हूं, ये खुलासा है। विवेक जी को तो प्रॉपर्टी वैसे ही कहीं जाएगी नहीं, इन्होंने तो धर्म परिवर्तन कर रखा है भाई, पूछ लीजिए आप इनसे। और इनको पहले ही बचा दिया है उन्होंने भाई, इनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर है तो हम जैसे लोगों के, उधर वो समाजवादी के प्रवक्ता जो अनुराग भदौरिया, कितना ही खेत में बैठ जाओ, जो इतना सारा घर और प्रॉपर्टी जोड़े हुए हो ना, उसका सबका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। 55% तो एक तरफा ही जाएगी और बाकी इधर उधर चली जाएगी। और एक और चीज जो मैनिफेस्टो वाली बात है, मैनिफेस्टो में तो कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें नहीं लिखी थी, लेकिन सब हुआ ना। मैनिफेस्टो में ये भी नहीं लिखा था नरसिंह राव की सरकार में कि इस देश में वक्फ को जो है अतः जो है ताकत देनी चाहिए। मैनिफेस्टो में तो ये भी नहीं लिखा था कि मनमोहन सिंह 2013 में वक्फ को इतनी ताकत दे देंगे तो जिसको चाहेगा कब्जा कर लेगा। अनुराग जी और शिवम जी तो बहुत सारी चीजें नहीं थी। ओके सर, मैं 30 सेकंड दे रही हूँ ना। आपने आरोप लगाया अनुराग भदौरिया पर। अनुराग भदौरिया, टाइमर ऑन कर रही हूँ, जल्दी से 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन कितना भी खेत में बैठ लो, जमीन जाएगी तुम्हारी। फोन कट गया है? नहीं, वो फोन कट गया है, फोन कट गया है, फोन की आवाज मुझे सुनाई दी है। हाँ, विवेक जी जवाब दे दीजिए जल्दी से आप। 30 सेकंड सर, मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है। बड़ी बीजेपी के प्रवक्ता ने इकोनॉमिक मॉडल अपना बताया नहीं है, वो सिर्फ औरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कह रहे हैं साहब कि पूरा का पूरा देश जो है ये मुसलमानों को बांट दी जाएगी सारी संपत्ति। दिस इज सो इमेच्योर्ड फ्रॉम द प्रवक्ता ऑफ द रूलिंग पार्टी कि मैं इसमें क्या बोलूं। इकोनॉमिक मॉडल में हम बड़े क्लियर हैं। हम समाजवादी मॉडल में नेहरूवियन इकोनॉमिक्स में बिलीव कर रहे हैं। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स की तरफ कांग्रेस भी जा रही है, जिसके अंदर हैव नॉट्स के बारे में वेलफेयर स्कीम्स लानी जरूरी है और ये होना चाहिए, तभी भारत विकासशील बनेगा। 30 सेकंड ओवर। शिवम त्यागी 30 सेकंड वापस। थैंक यू। ये कार्ल मार्क्स की नहीं, रुकिए शिवम त्यागी रुकिए। 30 सेकंड मुझे सबसे पहले अनुराग भदौरिया को देने थे। अनुराग हमारे साथ आ गए। अनुराग जी 30 सेकंड आपको दे रही हूँ, टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए रूबिका जी, एक आप और एक हम, दो ही लोग हैं जो जमीन पे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं। आपको पता होगा ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है, हमें पता होगा ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है। जो एसी के अंदर में बैठे हुए हैं यहाँ पे स्टूडियो में, तो नहीं बता पाएंगे बीजेपी के प्रवक्ता कि ग्राउंड जीरो पे है क्या। ग्राउंड जीरो पे भारतीय जनता पार्टी जीरो हो गई है, ये इनको नहीं पता चलेगा एसी में। या तो रूबिका जी आपकी आत्मा जान रही है, हम समझ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी ग्राउंड पे होती ही नहीं है, ग्राउंड पे काम करती नहीं है, जनता से कनेक्ट नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। किसान से भी नहीं लेना देना है, युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, और समाज की समस्या से कोई लेना देना नहीं। इसलिए उनके पास बोलने के लिए सिर्फ करने की होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप वाले किसान हैं जिनके पास खूब प्रॉपर्टी है, खूब सारी गाड़ियां हैं। ये राहुल गांधी वाला फॉर्मूला आप पे अप्लाई हुआ तो आप जो है बैलगाड़ी पर आ जाएंगे बगैर बैल की। देखिए सवाल ये है कि उनको शायद पता नहीं है, हम लोग गांव के लोग हैं, हम लोग की जिंदगी गांव में गुजरी हो। ये चाहते नहीं है किसान के पास में गाड़ी हो, ये चाहते नहीं है किसान, ये तो चाहते हैं किसान तो कपड़े से पता चलता है। ये चाहते हैं किसान यहाँ परेशानी में रहे, उसको एमएसपी की गारंटी नहीं मिले, किसान के बच्चे अच्छे स्कूल में ना पढ़ पाए, किसान के जिंदगी में कुछ खुशहाली ना आ पाए, किसान का अच्छा घर ना हो, किसान हमेशा उसी कमजोर की तरह, गरीब की तरह रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो कि जिस वजह से के बजाय मैंने आपको 1 मिनट दे दिया। आवाज, इनकी जुबान 1 मिनट दे दिए सर। शिवम त्यागी 30 सेकंड में टाइमर ऑन कर रही हूँ।
ओके नेहरूवियन और कार्ल मार्क्स Okay, की sir. थ्योरी के हिसाब से अगर किसान Start, को आज 30 एमएसपी seconds. मिल भी गई तो उसके 2 साल बाद यही होने वाला है। आप उसकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करोगे और वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन चला जाएगा घुसपैठिए पर। आप आज किसी को भी वेल्थ दोगे वो चला जाएगा घुसपैठिए पर। और एक बात बहुत सीधी है, अगर इस नेहरूवियन आइडियोलॉजी को नहीं लेकर जाना तो सबसे पहले जो राहुल गांधी है उन पर जितनी भी संपत्ति है उसको देश को बांट दे, उसका 55% दे दे, उसका वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दे। सोनिया गांधी पर, प्रियंका गांधी पर जितना वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दे, रॉबर्ट वाड्रा पर जितना वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दे। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, इस देश को बर्बाद करना बंद कर दीजिए। इस देश में जितने भी लोग हैं वो खुशहाली से आगे बढ़ रहे हैं, सबको बंद कर रोकना बंद कर दीजिए। और जिस तरीके की स्थिति आप लोगों ने बना दी है इस देश के बच्चों को आप सर मैंने 30 सेकंड का टाइम दिया, मैंने आप सबको 30 सेकंड का टाइम दिया था। तहसीन पूनावाला और माधव आनंद हमारे साथ बने हुए हैं, आप दोनों का वक्त है। तहसीन पूनावाला प्लीज आप इधर उधर की बात ना कीजिएगा, मैं आपको 50 सेकंड देती हूँ, टाइमर ऑन कर रही हूँ। मुझे ये बताइए ये फॉर्मूला घातक है देश के लिए या ये शानदार सक्सेसफुल फॉर्मूला है? विवेक जी कह रहे हैं नेहरूवियन फॉर्मूला। स्टार्ट्स, टाइम स्टार्ट्स सर, 50 सेकंड्स। रुबिका जी, 3 चीज। सबसे पहले अगर इस मुल्क के अंदर घुसपैठिए आज भी 10 साल मोदी जी के सरकार के बाद, तो घुसपैठियों की जिम्मेदारी तो मोदी जी की आती, तो उनको बोल दीजिए राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देते, आपके शो पे आते, देश से माफी मांगे। दूसरी बात, कहीं पर कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो सरकारी नौकरी और अपॉर्चुनिटीज की है गरीबों के लिए, जैसे बिहार में ब्राह्मण गरीब है। तीसरी बात मैं दोबारा से कह रहा हूं, कहीं पर भी किसी का सोना मंगलसूत्र लेकर किसी और को नहीं दे रहे। मंगलसूत्र अगर किसी ने इस देश के लिए कुर्बान किए वो सोनिया जी है। मंगलसूत्र किसी का गया है तो ऑक्सीजन के समय लोगों का मंगलसूत्र उठ रहा है, जिस ऑक्सीजन के ऊपर एक सरकार ने जीएसटी लिया है उसके लिए मंगलसूत्र गया, उसके लिए सरकार माफी मांगे। जो मंगलसूत्र महिलाओं के सिवे वो छीनने वाली है सरकार है, इसने महिलाओं के मंगलसूत्र छीने, ये सरकार की बात कर रहे हैं, ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं, ये देश के गरीब का लूटने का काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, चीखिए मत। आप लोगों ने अचानक जो है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है सर। मैं बाहर हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ आप लोगों को सुन पा रही हूँ। और खुदा न खास्ता आप में से किसी ने भाषा की मर्यादा तोड़ी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। और बाकी सब आरोप ये लगाएंगे कि रुबिका लियाकत के शो में रुबिका लियाकत ने फला को नहीं टोका, फला को नहीं रोका। हाँ, लेकिन खून खोलना चाहिए, आपका खून खोलना चाहिए। ऑक्सीजन के ऊपर पैसा लेने की बात कर रहे हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मैं पहले ही डिस्क्लेमर लगा देना चाहती हूँ। ऑक्सीजन मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं करना चाहिए आपको। गब्बर सिंह टैक्स ऑक्सीजन कुछ नहीं होने वाला, इन्होंने लिया। आपको भी अब मंगलसूत्र की बात करें, कितनों का मंगलसूत्र उठ गया, वो बात करें मंगलसूत्र नहीं चलेगा ऐसे भाई, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ऑक्सीजन। मंगलसूत्र तो शुरुआत में ही लेने की बात कर दी आपने, कह तो रहे कि ले लेंगे। सोनिया जी ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र क्या और देश के हजारों माओ ने दिया, हजारों माओ ने दिया, ये शांति सूत्र है, लाखों माओ ने दिया, क्या सोनिया जी ने शांति सूत्र है। शिवम गांधी, तहसीन पूनावाला, अगर आप मेरे सूत्र को नहीं मानेंगे तो मेरे पास एक अचूक फॉर्मूला है, और वो अचूक फॉर्मूला ये कहता है कि मैं आप दोनों की आवाज डाउन कर लूं। मैं आप दोनों की आवाज डाउन कर लूंगी। शुक्र है आपने मेरी बात सुन ली है, वरना मैं आप दोनों की आवाज डाउन कर लेती। राम माधव जी, मामला मंगलसूत्र पर, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बना देने पर आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो एहसास होगा कि लोग ये कह रहे हैं, सांसद माधव आनंद जी सॉरी, लोग ये कह रहे हैं कि सांसद ने मेरे लिए कितना काम किया है, इस उम्मीदवार ने मेरी कितनी सुनी है, सुनेगा तो काम करूंगा, नहीं वोट करूंगा, नहीं तो फिर कोई और ढूंढूंगा। निश्चित रूप से चुनाव में इसी तरह की बातें होनी चाहिए, क्योंकि जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके कामों का मूल्यांकन जनता करती है, वोटर करती है, और उसी बेसिस पे वोट डालने का जनता जैसे अपना मन बनाती है। अब जहां तक कांग्रेस और राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी जी किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कितना इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, जब उनको यह पता नहीं है कि आलू कैसे पैदा होता है, वो क्या से क्या बोलते हैं, उनके रणनीतिकार उनको क्या सजेशन देते, तो राहुल गांधी को कितना अर्थशास्त्र का ज्ञान है ये हम पूरे भारतवासियों को पता है। और जिस रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आखिर देश को लूटने का काम कांग्रेस से ज्यादा किसने किया है? कांग्रेस तो अपने पूरे शासनकाल में एक घोटाला नहीं, कितने सारे घोटाले कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं, देश अपना पीछे चला गया। और हम तो दूसरा बात गंभीरता के साथ कहना चाहते हैं रुबिका जी, जिस माइनॉरिटीज की बात कांग्रेस करती है, क्या अल्पसंख्यकों के साथ कांग्रेस ने न्याय करने का काम कभी किया? अगर कांग्रेस ने न्याय करने का काम किया रहता तो अल्पसंख्यकों की स्थिति
ये भी दयनीय नहीं रहती। अगर अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए भी अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। एक योजना ने कई सारे योजनाएं ऐसे 10 साल में है जहां लोगों के समाज के लिए काम करने का काम किया है। तो कांग्रेस तो तुष्टीकरण की नीति के तहत डराने धमकाने से खुश किया जाए, इस नीति पे हमेशा से लगी रहती है। कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस को उतनी ही गरीबियों की चिंता है तो कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अल्पसंख्यक में आप लोगों ने पहले गिना कहाँ है? आपने सिखों को गिना कहाँ है? आपने पारसियों को गिना कहाँ है? कौन कह रहा है नहीं गिना? आपके लिए अल्पसंख्यक मतलब एक ही तो होता था। आपके लिए अल्पसंख्यक एक ही तो हुआ करता था। कौन था वो? मुझे बताने की जरूरत है? सबको पता है, पूरे भारतवासियों को पता है कि अल्पसंख्यक का अर्थ कांग्रेस के लिए क्या है, वो सबको पता है। तहसीन पूनावाला बताइए, आप सिख कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली अ सेक्युलर पर्सन, लेकिन मुझे बताइए कि अल्पसंख्यक के माने क्या हुआ करते थे कांग्रेस के लिए? विवेक जी बताइए सच्ची। मैं सच बता फिर मैं मनमोहन जी का बयान सुनाऊं? बिल्कुल सुनाओ, पूरा बयान सुनाओ। एक मिनट विवेक जी, एक मिनट। देखिए, एक तो कंफ्यूजन है यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है, और जो कि ना बीजेपी के प्रवक्ता को समझ में ना आ रहा है, ना मेरे मित्र आनंद मोहन जी को, कि डिबेट इकोनॉमिक इशू पे है या हिंदू वर्सेस मुसलमान पे है। आई डोंट अंडरस्टैंड मॉडल को तो वही समझने को तैयार नहीं हो रहे। बताइए, बता दीजिए ना। गलत है? नहीं, नेहरूवियन मॉडल बताइए ना। सुनिए पहले। अरे जो नेहरू फैमिली के बहुत करीबी है उनको ही समझ में नहीं आ रहा नेहरूवियन मॉडल। वो कह रहे मैं नहीं दूंगा अपना। शिवम जी सुनिए तो सही। शिवम जी सुनिए तो सही ना। शिवम जी सुनिए तो सही ना। हाँ, पहले सुनिए फिर आप उत्तर दीजिए। देखिए वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे पता नहीं है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं है विवेक जी, लेकिन मेरे शो में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया होगा, ठीक है? अमीर का हक छीना नहीं जाएगा और गरीब को जबरदस्ती का टाइम दिया नहीं जाएगा। थैंक यू, बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ। थैंक्स एंड वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। अब आप सुनिए, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसमें ये जुमला कि सब कुछ अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उठा करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये कहां से आया मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ये कम्युनल एजेंडा है और बीजेपी को नहीं फॉलो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है, जो इन्होंने कहा आनंद मोहन जी ने, जी देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अगर रिसर्च पेपर किसी ने पढ़े हो फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले, हाँ माधव आनंद, सॉरी माय अपॉलॉजीज, तो वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे मेरा हमेशा, जिन्होंने सोशलिज्म को चैंपियन किया था। लेकिन जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उसके बाद ही बिकेम द चैंपियन ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अगर आपने पढ़ा हो। और उसके बाद जो वो नीतियां हैं जिसकी मुखालिफत बीजेपी ने करी थी, स्वदेशी जागरण मंच बीजेपी ने बनाया था और कहा था ये नीतियां गलत हैं, समाजवादी मॉडल जो चल रहा है वो सही है। इनहेरिटेंस टैक्स की जो बात थी ना सर, राजीव गांधी ने उस इनहेरिटेंस टैक्स को हटाया था। आप बोलते हैं ये कैसे आप जोड़ लेते हैं कि अल्पसंख्यकों में बांट दिया जाएगा और फला चीज कर दी जाएगी और ये चीज कर दी जाएगी। क्रोनोलॉजी समझिए ना सर, एक टाइम पर एक एक बयान सिरों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर नजर आएगी कि एक आदमी जो सोच रहा है उसके पीछे का विचार क्या है। आप ये कह रहे हैं वो अभी तहसीन पूनावाला आप क्या कह रहे थे? पूरा बयान सुनाइए। पूरा बयान सुनाऊंगी तो और एक्सपोज हो जाएंगे आप मनमोहन सिंह का। होगा खाली अल्पसंख्यक नहीं बोला था, फिर कहा था कि इस देश के रिसोर्सेज का पर पहला हक मुसलमानों का है। ये गलत कहा है उन्होंने ये बात? ये गलत है रूबिका जी, आप गलत है। और आदिवासी भी कहा था। गलत नहीं है, पूरी स्पीच सुनेंगी तो गलत नहीं है सर। आई चैलेंज यू। चैलेंज लग गई, आई चैलेंज यू। लग गई चैलेंज। मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उन्होंने कहा है इस देश पर, आपने सवाल पूछा, जवाब देने का अधिकार दीजिए। पर पहला हक मुसलमानों का। ये गलत है आपका। हाँ बिल्कुल गलत है। उनके शब्द थे पहला क्लेम, मांग, हक नहीं, अधिकार नहीं। आप गलत है। शब्द क्लेम है, उसमें ही आप गलत है। और क्लेम में और हक में फर्क है, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं। दूसरी चीज उन्होंने अपने बयान में कहा था, क्लेम ना दूसरी चीज समझ जाइए, मैं पहली चीज समझाऊंगी। क्लेम और हक में फर्क होता है शिवम त्यागी जी। बिल्कुल, हमको तो पता ही नहीं था। और क्लेम में फर्क होता है। क्लेम आप मैं कर जवाब सकते दे हो, दूं, मिले नहीं मिले वो अलग चीज है। अधिकार आप जाकर छीनते हो, दोनों चीज में अंतर होता है। देश के प्रधानमंत्री बैठकर प्रधानमंत्री होते हुए कहते हैं इस देश के अल्पसंख्यकों का पर्टिकुलरली मुस्लिम्स का पहला क्लेम है, मांग है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई,
तो और सुनिए मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं सरकार को मांगे कुछ भी मतलब मिला है भाई। नहीं नहीं कहां मिला? अब इसको मैं बताता हूं कहां मिला, मैं बताता हूं कहां मिला, मैं बताता हूं कहां मिला। तेलंगाना में 4% आरक्षण फालतू मिला कि नहीं मिला? कर्नाटका में तुम्हारी सरकार ने दिया कि नहीं? कर्नाटका में अभी बीच में नहीं बोल रहा है, उसमें मिला कि नहीं मिला? बताइए मिला कि नहीं मिला? छोड़ दीजिए। वक्फ में दुनिया देश के तीसरी नंबर की प्रॉपर्टीज वक्फ के पास है कि नहीं है? बताइए है कि नहीं? है कि नहीं? अरे मोदी ने किया कि नहीं? है कि नहीं है? यही प्रॉब्लम हर जगह मिला। इनके लिए अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान है। अब आप तो चिल्लाएंगे क्योंकि आपके हिस्से में भी तो आएगा। अरे जब शिवम त्यागी का 55% जाएगा तो तहसीन के पास ही तो जाएगा। आप तो चिल्लाएंगे। आप तो खुश हैं भाई। अनुराग भदौरिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अनुराग भदौरिया क्यों खुश है? अनुराग भदौरिया क्यों खुश है मुझे नहीं समझ में आ रहा। उनके पास तो कुछ नहीं जाना, आपके पास तो जाएगा। लेकिन विषय साफ है, इस देश में पहले कैंसिल करो। अच्छा माइनॉरिटीज के नाम पर खास तौर पर मुस्लिमों को जिस तरीके से अपील किया जा रहा है ये तय है कि आने वाले समय में सबके हाथ में कटोरा होने वाला है। लास्ट कमेंट सर, खेतों में धूप में बैठे हुए, मेरे पास वक्त नहीं। लास्ट कमेंट देखिए मैंने रुपया जी, देखिए आपने देखा होगा समाजवादी लोग हमेशा विकास की राजनीति करते हैं। आज भी अगर आप चले जाएंगे समाजवादियों का काम आज भी बोलता है। हमने हमेशा विकास की राजनीति की है, चाहे एक्सप्रेसवे बनाया हो, चाहे खेत में बैठ के अगर लाइव कर पा रहा हूँ तो इसलिए कर पा रहा हूँ कि समाजवादियों की देन है कि समाजवादी ने इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई हैं कि आप रास्ता चलते कहीं इटावा चले जाइए, मैनपुरी चले जाइए या लखनऊ के किस इलाके में या पूर्वांचल के किस इलाके में जाइए तो आपको व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। ये समाजवादी का विकास उत्तर प्रदेश के अंदर में जो आज भी बोल रहा आ रहे हैं ना वो उस पर देश आपसे सवाल पूछ रहा है। बहरहाल खेती कीजिए, लेकिन ये जो बयानों से वोटों की खेती है इससे बचने का प्रयास कीजिए। आप सभी का तहसीन पुरावाला, शिवम त्यागी, विवेक श्रीवास्तव, माधव आनंद जी और अनुराग भदौरिया जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। मुलाकात होगी 8 बजे। देश नहीं झुकने देंगे। मुखिया अखिलेश यादव, कभी कन्नौज से तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने बनाया है प्रत्याशी। उद्धव ठाकरे के विवादास्पद बयान पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार। बोले उद्धव ठाकरे ने मेरा नहीं किसानों के बेटों का अपमान किया। राजस्थान के पाली में कंगना रनौत ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए